जय हिंद दोस्तों। फ्रंटियर फीड्स में आपका स्वागत है दोस्तों कुछ टाइम पहले आपको याद होगा कि सेंट्रल और असम की गवर्नमेंट ने एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया था उल्फा के लोगों के साथ, जो कि एक सीज फायर एग्रीमेंट था उल्फा और गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें कि उल्फा के 8 से 10 हजार कैडर को सरेंडर करना हुआ था। तो ये ना बस भारत बल्कि असम के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, और इससे असम आगे कितना डेवलप करेगा ये भी बहुत मैटर करेगा इसकी वजह से। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि उल्फा है क्या, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ और क्यों इतना कह सकते हैं कि एक ब्लड शेड मूवमेंट रहा असम में उल्फा की वजह से। तो दोस्तों ये बात शुरू होती है 1979 में, जहाँ 4 लोग बेसिकली परेश बरुआ, अरविंद राजखोआ, अनूप चेतिया और प्रदीप गोगोई, ये 4 लोग शिवसागर डिस्ट्रिक्ट असम में मिलते हैं और वहीं से उदय होता है उल्फा ऑर्गेनाइजेशन का। तो बेसिकली ये लोग वो थे, भाइयों आप जानते होंगे कि काफ़ी टाइम पहले एक अहोम साम्राज्य हुआ करता था असम में। इन्होंने काफ़ी छक्के छुड़ाए थे, ना बस मुगलों के, अंग्रेज़ों के भी। और उसके बाद जब इंडिया फ्री होता है तो उसके बाद जो अहोम सोसाइटी के जो लोग थे उनको काफ़ी हैरेस किया गया, उनको वो मौके नहीं दिए गए पॉलिटिकल लेवल पे जहाँ वो बहुत अच्छा कर सकें। तो इस वजह से ये लोग शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं और उल्फा का क्रिएशन होता है वहाँ। अब दोस्तों उल्फा का क्रिएशन तो हो गया, लेकिन अब इसकी बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो ऑब्जेक्टिव ये थे दोस्तों कि कैसे हम असम को एक फ्री और इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। दूसरा कि जो एंटी फॉरेन मूवमेंट चल रहा था ऑलरेडी असम में, जहाँ पे बांग्लादेशीज और ये सब जो आ रहे थे रोहिंग्यास, उनको कैसे किया जा सकता, उनके साथ रहा जाए या उनके खिलाफ रहा जाए, तो ये भी देखना था उल्फा वालों को। और तीसरी सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि उल्फा जो था अब उसको सपोर्ट लेना था असम के लोगों का, तो वो कैसे लिया जाए। अब उसके लिए जो असम के लोग थे बेसिकली उनका महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उल्फा वालों के लिए कि क्या असम में अगर हम इनको सपोर्ट करते हैं उल्फा को एट अ पॉलिटिकल लेवल, तो क्या बांग्लादेशीज, रोहिंग्यास, वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो असम के लोगों की नौकरियां भी खा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो क्या ये इनके पक्ष में रहेंगे या विपक्ष में रहेंगे। दोस्तों यहाँ से बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है कि ये जो उल्फा वाले थे ये पक्ष में नहीं रहते असम के लोगों की इस डिमांड में। वो कहते हैं कि वी आर सपोर्टिंग बांग्लादेशीज और रोहिंग्यास, और हम बेसिकली असम में एक इंक्लूसिव सोसाइटी चाहते हैं। और ये इंक्लूसिव सोसाइटी दोस्तों, इससे लोग ऑलरेडी ही परेशान थे, क्योंकि जो मैंने बताया कि एंटी फॉरेन मूवमेंट चल रहा था असम में, जिसका मतलब ये था कि काफ़ी सारे इलीगल बांग्लादेशी, रोहिंग्यास और इवन म्यांमार से भी जो कम्युनिटीज़ थी वो आ जाती हैं असम में। तो इंक्लूसिवनेस को असम के लोग ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं यहाँ असम में। तो इंक्लूसिवनेस को असम के लोग ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं। और उसी के साथ दोस्तों उल्फा और इसी उल्फा की आइडियोलॉजी की वजह से बेसिकली असम के लोगों ने वहाँ उनको सपोर्ट नहीं किया। और इसी के साथ 1980 में आसू, जो वहाँ का एक स्टूडेंट यूनियन था असम का, वो चेंज होता है असम गण परिषद में, जो एक वहाँ की पार्टी है, रीजनल पार्टी है बेसिकली। तो वो लोग 1980 में इलेक्शन जीत जाते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें यह था कि उल्फा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी दोस्तों कि अब उनको लोगों का सपोर्ट कैसे लें, क्या करें, क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो बांग्लादेशियों के साथ थी। तो इसमें उल्फा वालों ने ये काम किया, इन चारों लोगों ने, कि काफ़ी बड़ा एक नेटवर्क बनाया धीरे धीरे असम में। और उसी के साथ इन लोगों ने एक्सटॉर्शन रैकेट्स, किडनैपिंग, मर्डर्स, खून खराबा, वायलेशन, ये बहुत आम बना दिया असम की पॉलिटिक्स में। काफ़ी सारा खून खराबा होता है, काफ़ी सारा हंगामा भी होता है दोस्तों। और इसी के साथ
उल्फा एक काम और करता है दोस्तों, इसमें ये लोग ये करते हैं कि जो परेश बरुआ होता है वो बांग्लादेश चला जाता है, और जो इसके ये तीनों थे परेश बरुआ के अलावा, यानी कि अरबिंदो, अनूप चेतिया और जो प्रदीप गोगोई थे, ये तीनों असम में ही रह रहे थे, और असम में ही रहकर परेश बरुआ के डायरेक्शन से, यानी कि बांग्लादेश से रैकेट्स को ये लोग चला रहे थे, जहाँ से इन लोगों को पैसा वैसा आता था। अच्छा, जब परेश बरुआ बांग्लादेश पहुंचता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया और आता है। आइडिया क्या था वो दोस्तों? आइडिया ये था कि क्यों ना असम को फ्री कराने के लिए ISI वालों की हेल्प की जाए। तो सडनली ही कनेक्टेड वो ISI, और उसमें जो ISI के चीफ थे और ISI के ऑफिसर्स थे, उनसे परेश बरुआ का कम्युनिकेशन होता है, जहाँ ISI शुरुआत में तो बहुत इंटरेस्टेड नहीं थी परेश बरुआ को और उल्फा को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि एक अहोम आइडेंटिटी क्राइसिस का वॉर था दोस्तों, जिसमें कि पाकिस्तान या ISI का कोई ऐसा फ़ायदा था नहीं। लेकिन इसमें बात ये भी थी दोस्तों कि ISI या कोई भी हो पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन, वो बस यही चाहती है कि अगर इंडिया के हम कैसे भी कट दे पा रहे हैं, कैसे भी उनको जब कर पा रहे हैं, तो वी कैन सपोर्ट। वहीं ISI थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है परेश बरुआ को, लेकिन एक लेवल तक। वो ये बोलते हैं कि आप एक काम करो, वो परेश बरुआ को सजेशन भी देते हैं कि आप असम में एक्सटॉर्शन, रैकेट वायलेशन, किडनैपिंग, मर्डर्स और जो बड़े बड़े बिजनेस हैं उनसे फिरौती, ये सब लीजिए, पैसा इकट्ठा कीजिए, तो हम आपको आर्म्स एंड अम्यूनिशंस प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, और पैसे के लिए आपको असम में ये सारी लिस्ट ऑफ चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो वही फिर परेश बरुआ ने और उनकी कंपनी ने, उल्फा वालों ने काफ़ी कोहराम मचाया असम में 1980s 1990s की। अब जब आप पूछोगे किसी से असम की बारे में पॉलिटिकल लेवल पे, तो वह आपको पता चलेगा कि बहुत हंगामा हुआ, बहुत कत्लेआम हुआ, बहुत किडनैपिंग, मर्डर्स, ये सारी फिरौतियाँ से सब हुआ वहाँ पे। और दोस्तों बोला तो ऐसा भी जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली इन सारी चीज़ों में करीब 10-12 हज़ार लोग भी मारे गए हैं। अच्छा, इसके बाद जब ISI वगैरह इन लोगों का आर्म्स एंड अम्यूनिशन, इतना वायलेंस फैल गया असम के अंदर दोस्तों, तो 1980 में जो असम गण परिषद जीती थी, जो जीत कर आई थी इलेक्शंस में, उसको 1985 में सेंट्रल में राजीव गांधी की सरकार ने डिसमिस कर दिया, ये कहकर कि असम में काफ़ी वायलेंस चल रहा है दोस्तों, और अब ये पार्टी आगे अच्छा काम नहीं कर। अब वहाँ पर फिर एक आर्मी रूल में, यानी मार्शल लॉ लगता है, और आर्मी वहाँ पर भेज दी जाती है, और उनसे वहाँ पर एक आर्मी और सेंट्रल की गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ पर एक ऑपरेशन भी चलाया जाता है, जिसे बोला जाता है ऑपरेशन बजरंग इन 1991। वहाँ ऑपरेशन बजरंग में कुछ लोग उनको का खात्मा हुआ उल्फा के, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें इनको सक्सेस नहीं मिली, और 1985 में ही जब असम गण परिषद को बहिष्कार कर दिया, उनको डिसमिस कर दिया गवर्नमेंट, असम की गवर्नमेंट से, तो 1985 में ही इंडियन कांग्रेस के CM बनते हैं वहाँ के, ठीक है। और तभी उसी समय में ये ऑपरेशन बजरंग स्टार्ट किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको सक्सेस नहीं मिलती है। इसके बाद वहाँ पे जो हमारी RNW और इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो भेजी जाती है, और वो असम के CM उस टाइम के असम के CM तेश्वर को ये समझाने में कामयाब होते हैं कि हमको इसके लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा उल्फा को ख़त्म करने के लिए, और इसमें हमें इंटेलिजेंस से लेकर आर्मी की सपोर्ट पड़ेगी। तो इसमें हितेश्वर जी अपना एग्रीमेंट देते हैं गाँव वालों को, और वहाँ पर ऑपरेशन शुरू होता है, ऑपरेशन राइनो। अच्छा, ऑपरेशन राइनो जब शुरू किया जाता है दोस्तों, जब ऑपरेशन राइनो शुरू होता है दोस्तों, तो उसमें काफ़ी सक्सेस भी मिलती है, क्योंकि ऑपरेशन राइनो में ही जो परेश बरुआ के तीनों सपोर्टर थे, फ्रेंड थे, फाउंडर्स थे, वो फाउंडर्स थे उल्फा के, यानी कि अरबिंदो गाचकुआ, अनूप चेतिया, प्रदीप गोगोई,
इन तीनों से कनेक्ट करने में हमारी इंटेलिजेंस सफल हो जाती है और उनको ये भी समझाने में कामयाब हो जाती है कि आप तीनों हमारा साथ दीजिए, वरना इन ऑपरेशंस में परेश बरुआ के अलावा आप तीनों भी मारे जाएंगे। तो वहाँ पर ये तीनों लोग मान तो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती, बट ये लोग एक चालाकी करते हैं गवर्नमेंट के साथ और बोलते हैं कि अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन और खबरें चाहिए तो आप हमको बांग्लादेश भेजिए परेश बरुआ, वहाँ से हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर एक दोस्तों इंटेलिजेंस से एक गलती हो जाती है और वो लोग इनको बांग्लादेश भेज देते हैं, इन तीनों को ही। और एज यूजल जो होना था वही हुआ। तो इन तीनों ने मना कर दिया आने से वापस कि साहब हम नहीं आ रहे हैं और परेश बरुआ के साथ ही हम रहेंगे। इसके साथ थोड़ी टेंशन शुरू होती है इंडियन आर्मी के बीच में, रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो के बीच में। लेकिन टाइम के साथ साथ 2004-05 के आसपास राइनो 2 ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाता है, जिसमें कि इनको धीरे धीरे समझा बुझा के इन तीनों को वापस लिया जाता है। इंडिया ये लोग वापस आ जाते हैं और लेकिन परेश बरुआ अब बांग्लादेश में ही रह रहा था, वहीं से अपना रैकेट चला रहा था। और 2014-15 के आसपास दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट और हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो ये सफल होती है उल्फा को स्प्लिट करने में, इस उल्फा को तोड़ने में। यानी कि अब उसके दो धड़े हैं, एक उल्फा जो अरविंद राजखोवा वाला है और एक उल्फा इंडिपेंडेंट जो परेश बरुआ का, जो वो अपना बांग्लादेश से चला रहा है। तो अभी दोस्तों पूरे 12-14 साल के नेगोशिएशंस के बाद ये जो सीज फायर साइन हुआ है उल्फा राजखोवा धड़ा और गवर्नमेंट के बीच में। बाकी का जो परेश बरुआ है उल्फा इंडिपेंडेंट वाला, वो अभी खबर ऐसी भी है कि वो बांग्लादेश से चाइना के यूनान में रह रहा है और वहीं से ही पूरा आर्म्स एम्यूनिशंस प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों बहुत अच्छी खबर थी ये, खैर। और इससे दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि अभी जैसे ही ये वाला राजखोवा वाला धड़ा ने जो एग्रीमेंट साइन किया है, जैसे ही एग्रीमेंट साइन हुआ उसके बाद ही दोस्तों तुरंत सिंगापुर ने डिक्लेयर किया कि वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट और इन असम, और मे बी जापान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन असम। दोस्तों फ़ायदा तो बहुत होगा और एक बहुत ब्लड शेड मूवमेंट रहा है असम की हिस्ट्री में। तो वहाँ के लोगों को भी निजात मिलेगी, वहाँ का बहुत बढ़िया डेवलपमेंट होगा और बहुत अच्छा होगा। इंडिया के लोग भी दूसरे जो एरियाज हैं वो आराम से वहाँ घूमने जाएं, फिरने जाएं, मज़े करें, ऐश करें। और क्या दोस्तों, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी दूसरी वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।